नमस्कार, मैं हूं रमन मंगाई और स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। और वक्त तो चला है उत्तराखंड की खबरों के खास बुलेटिन का। और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, पठानकोट बम ब्लास्ट मामले में उत्तराखंड एसटीएफ को मिली है बड़ी कामयाबी। एसटीएफ ने उधम सिंह नगर से 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से पिस्टल समेत 4 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। 4 लोगों पर ब्लास्ट के आरोपियों को शरण देने का आरोप है। गिरफ्तार सभी आरोपियों का कनाडा, ऑस्ट्रेलिया से कनेक्शन है। व्हाट्सएप कॉलिंग के जरिए खालिस्तान टाइगर फोर्स के संपर्क में थे ये आरोपी। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पठानकोट में जो बम धमाका हुआ था उस सिलसिले में इन्हें पकड़ा गया है। एसटीएफ ने उधम सिंह नगर से 4 लोगों को गिरफ्तार किया। खालिस्तान से संपर्क थे इनके पास से पिस्टल समेत 4 जिंदा कारतूस भी मिले हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रोहित विक्रम जुड़ चुके हैं। तो रोहित, क्या ताजा अपडेट है इसमें? ये देखिए, साफ तौर पर एसटीएफ ने इन 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 4 जिंदा कारतूस समेत पिस्टल इनके पास से बरामद हुई है। लगातार जो है एसटीएफ के द्वारा लगातार छापेमारी की जा रही थी और जब एसटीएफ को ये जानकारी लगी कि ये लोग उधम सिंह नगर में छुपे हुए हैं तो पुलिस ने मौके पर पहुंच के इन सभी को गिरफ्तार किया है। जो जिन लोगों ने इनको शरण दी थी उनके खिलाफ भी पुलिस अब कड़ी कार्रवाई करने वाली है। जी, तो क्या खालिस्तान से भी इनका कुछ लिंक निकलकर सामने आया? बिल्कुल रमन, पुलिस अभी जांच में जुटी हुई है। पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि हमें पूरा अंदेशा है कि इनका जो कनेक्शन है वो खालिस्तान से जुड़ा हुआ है। अब इनसे गहन पूछताछ पुलिस उत्तराखंड की जो एसटीएफ है उसके द्वारा किया जाएगा और उसके बाद ये पूरा पता लगाया जाएगा कि इनके तार कहां तक जुड़े हुए हैं। हालांकि पुलिस को अभी पूरा अंदेशा है कि इनके तार जो है खालिस्तान से जुड़े हुए हैं। जी, कोई व्हाट्सएप जो कॉल थी, क्या ये ट्रेस की गई है, ट्रैक की गई है? बिल्कुल, पुलिस अभी मॉनिटरिंग कर रही है। जो पुलिस का आईटी सेल है वो लगातार इस ओर काम कर रहा है और जल्द ही पुलिस की तरफ से कहा गया है कि पूरा जो अपडेट है वो मीडिया के सामने प्रस्तुत कर दिया जाएगा। रोहित, इस जानकारी के लिए शुक्रिया। आपके पास बाकी तमाम खबरों के अपडेट के लिए आते रहेंगे। तो उधम सिंह नगर में ये 4 जो एसटीएफ के लोग हैं वो पकड़े गए हैं और ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड, ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, एसटीएफ ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। ब्लास्ट के आरोपियों को शरण देने का आरोप है। पठानकोट बम ब्लास्ट मामले में ये बड़ा खुलासा हुआ है। उत्तराखंड कांग्रेस ने तैयार की प्रत्याशियों की लिस्ट। प्रदेश की सभी 70 विधानसभा सीटों पर बनी सहमति। शाम तक जारी हो सकती है प्रत्याशियों की लिस्ट। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड कांग्रेस ने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। सभी 70 विधानसभा सीटों पर सहमति बन चुकी है और लिस्ट शाम तक जारी हो सकती है। तो शाम तक जारी हो सकती है प्रत्याशियों की लिस्ट। बीजेपी एक लिस्ट पहले ही जारी कर चुकी है। उत्तराखंड कांग्रेस ने भी अपने प्रत्याशियों की लिस्ट तैयार कर दी है। तो प्रदेश की सभी 70 विधानसभा सीटों पर सहमति बन चुकी है। भारतीय जनता पार्टी से भी यशपाल आर्या, हरक सिंह रावत जैसे नेता कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। भाजपा छोड़कर उन्होंने फिर से कांग्रेस का दामन थामा है और अब देखना होगा कि किसको कौन सी सीट मिलती है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, 70 विधानसभा है उत्तराखंड में और कांग्रेस लिस्ट जारी कर सकती है। और हमारे सहयोगी रोहित जुड़ चुके हैं। तो रोहित, सहमति बन चुकी है, लिस्ट आएगी या फिर अभी से कोई नाराजगी के सुर भी दिखने लगे हैं कहीं से? बिल्कुल रमन, बीते रोज की अगर बात करें तो बीते रोज कांग्रेस इलेक्शन कमेटी की मैराथन बैठक दिल्ली में चलती रही। उत्तराखंड कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं गणेश गोदियाल, पूर्व सीएम हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह, प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव, सह प्रभारी राजेश धर्माड़ी सहित एआईसीसी के तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। राहुल गांधी मौजूद रहे और राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल मौजूद रहे और लगातार 5 घंटे तक ये मैराथन बैठक चलती रही और सबकी निगाहें इसी पे थी कि क्या कांग्रेस की तरफ से दिल्ली से क्या प्रेस ब्रीफिंग की जाएगी कि नहीं की जाएगी। हालांकि ये बैठक रात के 12:30 बजे खत्म हुई। तो समझ सकते हैं कि कितनी गहन चिंतन मंथन टिकटों के आवंटन को लेकर हो रहा है। और साफ तौर पर ये जो अभी जो ब्रेकिंग इनपुट्स आ रहे हैं उसके अनुसार कांग्रेस या तो आज शाम को या फिर रात में लिस्ट जारी कर सकती है। ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि 55 सीटों पर कांग्रेस आज प्रत्याशियों का ऐलान कर सकती है और बची हुई 15 सीटों पर कल ब्रीफ करके मीडिया को प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर सकती है। हालांकि रमन, आज और कल 2 दिन छुट्टी है, कल रविवार है और आज का दिन भी अवकाश का दिन है। आज और कल नामांकन नहीं होगा।
तो कांग्रेस के पास अभी 2 दिन का समय है और संभावना ये भी है कि हो सकता है कि कांग्रेस सभी 70 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कल करे। तो फिलहाल अभी सबकी नज़र इसी पे बनी हुई है। जो उत्तराखंड कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, संगठन महामंत्री है, उनसे न्यूज़ इंडिया ने अनौपचारिक रूप से फ़ोन से बातचीत की तो उन्होंने भी ये स्पष्ट किया कि अभी उत्तराखंड कांग्रेस के पास भी इसकी कोई जानकारी नहीं है कि क्या प्रेस ब्रीफ करके प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया जाएगा। हालांकि सभी की निगाहें इस ओर है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से 59 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया है, क्या कांग्रेस जो है अब भारतीय जनता पार्टी के बचे हुए 11 सीटों के प्रत्याशियों के नामों के ऐलान का इंतजार कर रही है ताकि वो ठोक बजाकर हर बारीकी से निगरानी रखकर जो है टिकटों का आवंटन कर सके। तो तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस का पूरा प्रयास है कि जो तमाम ऐसे उम्मीदवार हैं जो भारतीय जनता पार्टी से हैं और जो 11 सीटों पे बहुत सारे उम्मीदवार ऐसे हैं जिनके टिकट कटने की संभावना है और भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता हैं, तो अगर उनको टिकट नहीं मिलता तो उनको अपने पाले में शामिल करने का पूरा प्रयास कांग्रेस का है। ताज़ा उदाहरण नरेंद्रनगर के जो वरिष्ठ नेता है भारतीय जनता पार्टी के ओम गोपाल रावत, उनका टिकट जो है भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्रनगर से काट दिया है। पिछली बार सुबोध उनियाल जो कि कृषि मंत्री थे उत्तराखंड सरकार में, उनको टिकट दे दिया गया था और फिर उनको मंत्री पद भी दिया गया। इस बार भी सुबोध उनियाल पर पार्टी ने भरोसा जताया है। ओम गोपाल रावत जो कि उनका अच्छा खासा जनाधार है नरेंद्रनगर में, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वो कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनके टिकट कटने की संभावना बीजेपी में अभी बनी हुई है क्योंकि 11 सीटों पर अभी जो है प्रत्याशियों के नामों का ऐलान नहीं हुआ है। तो कांग्रेस शायद भारतीय जनता पार्टी के 11 प्रत्याशियों की सूची का अभी इंतजार कर रही है। हो सकता है आज देर शाम तक बीजेपी अपने 11 प्रत्याशियों की सूची भी जारी कर दे। उसके बाद गहन चिंतन मंथन के बाद कांग्रेस हो सकता है कि कल दोपहर तक या कल शाम तक या फिर कल रात तक अपने 70 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दे। जी बिल्कुल बिल्कुल रोहित, आप बने रहिए, वापस लौटेंगे बाकी तमाम खबरों के अपडेट के लिए आपके पास। और रुक करते हैं अगली खबर का। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र को जनता के अनुसार बनाने के लिए बीजेपी ऑफिस में एक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस मौके पर दृष्टि पत्र संयोजक डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने जानकारी देते हुए कहा कि अभियान में 120 सुझाव पेटिका और ऑनलाइन माध्यम से कुल 78,610 सुझाव मिले हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमने अब तक जो कहा हमेशा किया, इसलिए प्रदेश के आखिरी छोर तक हमारे रथ गए और सुझाव लेकर आए। उन्होंने दावा किया कि भाजपा ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो आम जनता की राय को मद्देनजर रखते हुए अपना चुनावी संकल्प तैयार करती है। हरिद्वार की 11 विधानसभाओं में बीजेपी के चुनाव सह प्रभारी नागेंद्र शर्मा ने ज्वालापुर विधानसभा को लेकर जानकारी देते हुए कहा कि ज्वालापुर विधानसभा को पूर्वी ज्वालापुर, पश्चिमी ज्वालापुर और गोगावाला समेत 3-3 मंडल में बांटा गया है, जिसमें जनता के बीच जाकर पता चला है कि लोगों में बीजेपी को लेकर जुनून है। उन्होंने कहा कि 70% मतदाता बीजेपी के साथ हैं। प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने का दावा कर रहे हैं। बीजेपी ने चुनावी तैयारियां पूरी की। हरिद्वार में ज्वालापुर देहात सीट से भाजपा प्रत्याशी सुरेश राठौड़ ने विधानसभा क्षेत्र के ग्राम कुतुबपुर समेत कई गांवों में डोर टू डोर जनसंपर्क किया। इस मौके पर क्षेत्र के लोगों ने उनका फूल मालाएं डालकर गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान सुरेश राठौड़ ने कहा कि मैंने पहले भी विकास किया है और फिर जीतने के बाद क्षेत्र में विकास की बयार होगी। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यूकेडी ने जारी की है प्रत्याशियों की लिस्ट। तीसरी लिस्ट में 11 प्रत्याशियों का नाम है। यूकेडी ने अब तक जारी किए हैं 41 नाम। तो उत्तराखंड क्रांति दल ने भी तीसरी लिस्ट जारी की है जिसमें 11 प्रत्याशियों के नाम हैं। उत्तराखंड की क्षेत्रीय पार्टी है उत्तराखंड क्रांति दल, जिसने अब तक 41 नाम जारी किए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, यूकेडी ने जारी की प्रत्याशियों की लिस्ट। 3 लिस्ट जारी कर चुकी है, ये तीसरी लिस्ट है जिसमें 11 प्रत्याशियों के नाम है। 41 नाम यूकेडी अब तक जारी कर चुकी है।
हमारे सहयोगी रोहित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोहित, उत्तराखंड क्रांति दल ने 41 नाम तो सामने रख दिए हैं, लेकिन क्षेत्रीय पार्टी होने के बाद भी वो धमक कभी दिखा नहीं पाई यूकेडी उत्तराखंड में। बिल्कुल रमन, देखिए क्षेत्रीय पार्टी होने के बाद भी कोई धमक नहीं दिखा पाई और इन 21 सालों में अगर बात करें तो उत्तराखंड क्रांति दल जिस तरह से राज गठन के बाद से इसमें उभार आया था, उसके बाद गुटबाजी और तमाम चीज़ों को लेकर ये दल विलुप्ति की कगार पर पहुंच गया। अब चूंकि नए सिरे से अब आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड क्रांति दल चूंकि क्षेत्रीय दल है, अमूमन क्षेत्रीय दल जिन जिन राज्यों में होते हैं वहां उनका वर्चस्व होता है, लेकिन उत्तराखंड में अगर उत्तराखंड क्रांति दल की बात करें तो वो वर्चस्व उत्तराखंड क्रांति दल के भीतर कभी नजर नहीं आया। दल के जो केंद्रीय अध्यक्ष हैं काशी सिंह येरी, उन्होंने समय समय पर साफ कहा है कि इस बार पूरे दमखम के साथ और पूरे एक्सरसाइज के बाद, पूरा बातचीत करने के बाद, तमाम क्षेत्र की जनताओं से, विधानसभा क्षेत्र की जनताओं से बातचीत करने के बाद प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया जा रहा है। पहली सूची की अगर बात करें तो उसमें 16 नामों का ऐलान किया गया था और 3 दिन बाद यानी कि 2 दिन पहले 14 नामों का ऐलान किया गया। कुल 30 उम्मीदवारों का नाम का ऐलान हुआ। आज हल्द्वानी में प्रेस ब्रीफिंग करते हुए काशी सिंह येरी ने 11 नामों का और ऐलान कर दिया है। बचे हुए 29 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान भी 1-2 दिन के भीतर जो उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से कर दिया जाएगा। उत्तराखंड क्रांति दल इस बार सिलसिलेवार तरीके से पूरी एक्सरसाइज के साथ सभी जोड़ तोड़ को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के भीतर क्या कुछ चल रहा है, अन्य जो दल हैं वो क्या कुछ कर रहे हैं, तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस बार प्रत्याशियों को नामों का ऐलान कर रही है और उसको लग रहा है कि इस बार जनता का विश्वास उसको मिलेगा। हालांकि अब देखना होगा कि 2022 में जनता उन पर कितना विश्वास जताती है। रमन, बिल्कुल रोहित, आप बने रहिए, खबरों की अपडेट के लिए आपके पास वापस आते रहेंगे। हरिद्वार की पिरान कलियर विधानसभा से आम आदमी पार्टी प्रत्याशी इंजीनियर शादाब आलम मीडिया से रूबरू हुए और कहा कि हम दिल्ली के विकास मॉडल को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। दिल्ली में शिक्षा और स्वास्थ्य को बेहतर बनाने का काम किया है, उसी की तर्ज पर उत्तराखंड में भी स्वास्थ्य और शिक्षा को बेहतर बनाने का काम आम आदमी पार्टी करेगी। आम आदमी पार्टी एक ईमानदार पार्टी है और मैंने आम आदमी पार्टी का दामन इसलिए थामा कि मुझे जो दिल्ली के अंदर काम है आम आदमी पार्टी ने वो बहुत बेहतर किए और लोगों से मैंने तारीफ सुनी और इसीलिए आज आम आदमी पार्टी के साथ मैं पिछले 6-7 महीने से ईमानदारी के साथ काम कर रहा हूँ। पूरे पिरान कलियर के अंदर मैं घर घर जाकर, एक एक दरवाजे पर जाकर मैंने आम आदमी पार्टी की योजनाओं को पहुँचाया है। तो मैं जो ये राजनीति चाहता हूँ यहाँ पर पिरान कलियर विधानसभा के अंदर, वो ईमानदारी की, सच्चाई की और काम की राजनीति चाहता हूँ। आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ यहाँ की जनता से, यहाँ के युवाओं से, माता बहनों से कि देखिए, आपने आज तक अपने घर में जिस भी हिसाब से वोट दिए हों, आज तक जिन लोगों के कहने से वोट दिए हों, मेरी आपसे इस बार विनती है कि अगर आप बीजेपी और कांग्रेस के कामों से खुश हैं तो मैं बेशक कहूंगा कि आप उन्हें वोट दीजिए। अगर आप उनसे खुश नहीं हैं तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा पूरी जनता से कि एक मौका आम आदमी पार्टी को दीजिए। और हमारे सहयोगी रोहित जुड़े हुए हमारे साथ। तो रोहित, दरअसल आम आदमी पार्टी दिल्ली मॉडल लेकर जाना चाहती है, लेकिन दिल्ली और उत्तराखंड में एक समानता तो है कि दोनों जगह 70 विधानसभा है, लेकिन दिल्ली की 70 विधानसभा आप एक दिन में घूम सकते हैं, उत्तराखंड में ऐसा आप नहीं कर सकते। तो कितना एक्सेप्ट कर रही है उत्तराखंड की जनता आम आदमी पार्टी को और उसके दिल्ली मॉडल को? जी देखिए, आम आदमी की पार्टी के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक 6 बार उत्तराखंड आ चुके हैं और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया 7 बार उत्तराखंड आ चुके हैं और दिल्ली के जो उप मुख्यमंत्री हैं उन्होंने तो यहाँ पर 3 दिन प्रवास के दौरान जगह जगह आम आदमी पार्टी का झंडा बुलंद किया। आम आदमी पार्टी ने नव परिवर्तन अभियान की शुरुआत की। अभी 3 जनवरी को ही अरविंद केजरीवाल की विशाल नव परिवर्तन जनसभा देहरादून के परेड ग्राउंड में हुई। तमाम वायदे अरविंद केजरीवाल ने उत्तराखंड की जनता के सामने किए और अपनी इस जनसभा से उन्होंने नव परिवर्तन अभियान की शुरुआत की। हमने देखा कि 10 जनवरी से जिस तरह से दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज, विधायक आतिशी या फिर गोपाल राय, ये तमाम ऐसे बड़े नेता रहे जो वर्चुअल माध्यम से जिन्होंने उत्तराखंड में जनसभाएं की। और इसके साथ ही आम आदमी पार्टी ने डोर टू डोर अभियान की भी शुरुआत कर दी है। 11,647
नव परिवर्तन जो है प्रमुख बनाए गए हैं और इसके साथ ही 3 लाख वॉलंटियर्स भी आम आदमी पार्टी तैयार कर रही है। ये तमाम वॉलंटियर्स घर घर जाकर, डोर टू डोर उत्तराखंड में जाकर जनता से आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने की अपील करेंगे। हर विधानसभा का अलग मैनिफेस्टो होगा और प्रदेश स्तर पर एक अलग मैनिफेस्टो आम आदमी पार्टी की तरफ से तैयार किया जाएगा। तो साफ तौर पर आम आदमी पार्टी पूरा प्रयास कर रही है, क्योंकि उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियां अलग अलग हैं, पहाड़ की समस्याएं अलग हैं, मैदान की समस्याएं अलग हैं, सीमांत क्षेत्रों की समस्याएं अलग हैं और इसके साथ ही बहुत लोक लुभावन वादे भी आम आदमी पार्टी ने किए हैं। 300 यूनिट मुफ्त बिजली की देने की बात की है, उत्तराखंड के नौजवानों को 1 लाख नौकरी देने की बात की है 6 महीने के भीतर, और जब तक उनको नौकरी नहीं दे पाती आम आदमी पार्टी की सरकार, तब तक उन्हें 5,000 बिल्कुल। तभी आम आदमी पार्टी के लिए राह इतनी आसान नहीं है उत्तराखंड की। और इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब सीधा रुख करते हैं अलीगढ़ का, जहां योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। रही हो या दूसरी, मैं उस दौरान भी अलीगढ़ में आया था और मैंने उस दौरान यहां पर कोविड प्रबंधन के कार्य को बहुत नजदीक से देखा था। आज जब थर्ड वेव भी आ चुकी है, आज भी मैं हर जनपद का दौरा कर रहा हूं। कोविड प्रबंधन के लिए शासन स्तर पर, प्रशासन स्तर पर, स्वास्थ्य विभाग के स्तर पर जो व्यवस्था की गई है उसकी स्वयं समीक्षा कर रहा हूं और फिर जीवन और जीविका को बचाने के लिए जो कुछ भी किया जा सकता है उसके लिए उस प्रकार के इंतजाम करके, उस प्रकार का निर्देश जारी करते हुए हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। अब तक जो परिणाम आए हैं, मैं उससे कह सकता हूं कि थर्ड वेव खतरनाक नहीं है, लेकिन सतर्कता और सावधानी जरूर मांगती है, क्योंकि इसमें संक्रमण तीव्र है। सेकेंड वेव की तर्ज पर यह लंग्स को सीधे प्रभावित नहीं कर रहा है। हां, थ्रोट को और वायरल फीवर के रूप में जो भी व्यक्ति इसकी चपेट में आ रहा है, अगर उसमें लक्षण हैं तो फीवर की स्थिति रहती है। तीसरे से 5वें दिन व्यक्ति की रिपोर्ट नेगेटिव आ जाती है, जबकि सेकेंड वेव में 15 से दिन से लेकर के 1 महीने का समय लग रहा था और लंग्स बुरी तरह प्रभावित हो रहे थे और उसी में तमाम मरीजों की मौतें भी हो रही थी। ऑक्सीजन की किल्लत देखने को मिल रही थी। आज के इस अवसर पर जब हम लोग यहाँ पर देखने को आए हैं, यह थर्ड वेव उतनी खतरनाक नहीं, सतर्कता और सावधानी मांगती है और सतर्कता और सावधानी की दृष्टि से आज हम सब प्रदेश के अंदर इस प्रबंधन के कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं। पूरे प्रदेश के अंदर भी और अलीगढ़ में भी मैं देख रहा था एक जैसे सिनेरियो है, यानी कुल एक्टिव केस हैं उसमें से मुश्किल से 1% भी लोग हॉस्पिटल में नहीं हैं, और जो लोग हॉस्पिटल में भी हैं तो उन लोगों की स्थिति खतरनाक नहीं है, यानी उन्हें वेंटिलेटर या ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं, बल्कि उन लोगों को सामान्य नॉर्मल स्थिति में भी आप उन्हें उपचार की सुविधा दे सकते हैं। बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जिनको ऑक्सीजन या घर में सेपरेट होम आइसोलेशन में होने के कारण, घर में सेपरेट व्यवस्था न होने के कारण उन्हें वहां पर ऑक्सीजन की सुविधा या फिर सामान्य रूप से सेपरेट व्यवस्था देने के लिए उन्हें आइसोलेशन की दृष्टि से हॉस्पिटल की सुविधा दी गई है। चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं उत्तराखंड की खबरों का। विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी जन कल्याणकारी संकल्प पत्र तैयार करने में जुटी हुई है, जिसके लिए 18 दिसंबर से शुरू हुई विजय संकल्प यात्रा के दौरान पूरे प्रदेश से जनता के 78,000 से भी ज्यादा सुझाव मिले हैं, जिनके आधार पर बीजेपी अपना संकल्प पत्र तैयार करेगी। वहीं अब बीजेपी के संकल्प पत्र के साथ चुनावी रणनीति को लेकर हमारे संवाददाता रोहित विक्रम सिंह ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता विनोद सुयाल से खास बातचीत की।
बीते 18 दिसंबर को भारतीय जनता पार्टी की विजय संकल्प यात्रा की शुरुआत हुई थी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इसकी शुरुआत गढ़वाल मंडल के लिए 18 दिसंबर को हरिद्वार से की थी और 19 दिसंबर को इसकी शुरुआत केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कुमाऊं से की थी। हजारों किलोमीटर की ये यात्रा तमाम उत्तराखंड की विधानसभाओं तक पहुंची थी और एक प्रकार के ये विजय रथ थे, विजय संकल्प रथ थे, जो ये एक एलईडी वाहन का रूप था उनका, जिसमें वीडियो के माध्यम से केंद्र सरकार की उपलब्धियों को, राज्य सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाया गया और एक सुझाव पेटिका लगी थी जिसमें जनता से सुझाव मांगे गए आगामी 2022 के मैनिफेस्टो, जिसे भारतीय जनता पार्टी दृष्टि पत्र और संकल्प पत्र कहती है, उसके निर्माण के लिए, उसको बनाने के लिए। मेरे पीछे देखिए तमाम केंद्रीय नेताओं की फोटो लगी है। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की फोटो लगी है, प्रधानमंत्री मोदी की फोटो लगी है। किया है, करती है, करेगी सिर्फ भाजपा। सुझाव पत्र एकीकरण कार्यक्रम, मेरा सुझाव मेरा चुनाव। अब आपको दिखाते हैं ये सुझाव पेटिका, जिनमें हजारों की संख्या में विजय संकल्प रथों में जो ये पेटिका लगी थी, उनमें जनता ने अपने सुझाव दिए हैं कि बीजेपी किस तरीके का मैनिफेस्टो बनाई। ये देखिए, ये सुझाव पेटिका है। सुझाव पेटिकाओं में हजारों की संख्या में ये सुझाव जनता के हैं। अब इनको आधार बनाकर भारतीय जनता पार्टी आगामी 2022 के चुनाव को लेकर अपना मैनिफेस्टो यानी कि संकल्प पत्र और दृष्टि पत्र तैयार करेगी। बीजेपी के वरिष्ठ नेता विनोद सोयाल जी हमारे साथ हैं। सोयाल जी, क्या प्लानिंग है, कब तक ये मैनिफेस्टो आपका संकल्प पत्र जारी होगा? भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा दृष्टि पत्र तैयार करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार हुआ होगा जब प्रत्येक विधानसभा में एक वाहन भेजा गया और उसमें सभी वर्गों का, वो दलित हों, मजदूर हों, समाज के सभी वर्गों का, व्यापारी हों, आपके किसान हों, सैनिक हों, महिलाएं हों, सभी वर्गों की इसमें राय आ जाए और इसमें हजारों लोगों ने इसमें राय दी है। हमारे वरिष्ठ नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है जो दृष्टि पत्र को तैयार करेगी और वो इन सब का संकलन किया गया और इनके आधार पर हम एक ऐसा दृष्टि पत्र तैयार करना चाहते हैं जो सर्वग्राही हो, सर्वस्पर्शी हो और जिसमें सभी समाज का प्रतिनिधित्व हो और वो जल्दी जनता के सम्मुख हमारा दृष्टि पत्र आने वाला है। मतलब आपका जो मैनिफेस्टो यानी कि संकल्प पत्र होगा वो सर्व समावेशी होगा। सर्वसमावेशी लेकिन ये 78,000 से अधिक सुझाव आए हैं, कैसे आप लोग मैनिफेस्टो तैयार करेंगे? कितनी टीमें इसमें लगेंगी और कब तक होगा? इसमें हमारे वरिष्ठ जन लगे हुए हैं, जिसमें हमारे राज्यसभा के सांसद डॉक्टर निशंक जी की अध्यक्षता में राज्यसभा के सांसद नरेश बंसल जी, ओपी कुलश्रेष्ठ जी और अन्य बहुत सारे सहयोगी हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता इन सब की छटनी कर रहे हैं और निश्चित रूप से हम एक सर्वस्पर्शी दृष्टि पत्र जनता के सम्मुख लाने वाले हैं। तो बिल्कुल साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी का ये नया प्रयोग है और साफ तौर पर सर्व समावेशी हर वर्ग को लेकर भारतीय जनता पार्टी इस बार अपना चुनावी मैनिफेस्टो बनाना चाहती है, जिसको वो दृष्टि पत्र और संकल्प पत्र कहती है और ये हजारों की संख्या में जनता के सुझाव आए हैं, उसका समावेश अपने संकल्प पत्र में भारतीय जनता पार्टी आगामी विधानसभा 2022 के चुनाव के संकल्प पत्र के लिए करेगी। न्यूज़ इंडिया के लिए देहरादून से कैमरा पर्सन राहुल के साथ रोहित विक्रम सिंह। उत्तराखंड में बीजेपी ने 59 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है, जिसके साथ ही प्रत्याशी डोर टू डोर कैंपेन में जुटे हुए हैं और बीजेपी के कद्दावर नेता रुद्रपुर से विधायक रहे राजकुमार ठुकराल अभी तक टिकट नहीं मिला है उन्हें। हालांकि अभी 11 सीटों पर नाम फाइनल होने बाकी हैं। अब सवाल इस बात का है कि राजकुमार ठुकराल के वायरल ऑडियो के बाद अब टिकट कटता है या बीजेपी फिर उन पर दांव लगाती है, जिसको लेकर हमारे संवाददाता रोहित विक्रम सिंह ने राजकुमार ठुकराल से बात की। उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता राजकुमार ठुकराल जी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। 5 साल तक रुद्रपुर में बतौर विधायक इन्होंने काम किया। हालांकि जो 59 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशियों की फाइनल की हैं, उसमें अभी रुद्रपुर से राजकुमार ठुकराल जी का नाम नहीं है। इनसे बात करते हैं आखिर पेच कहाँ फंस रहा है। ठुकराल साहब, क्या समस्या आ रही है? पार्टी के लिए 5 साल आपने काम किया, पहले फेज़ में आपका नाम नहीं आया, अभी पेंडिंग में है, 11 सीटें अभी भी विचाराधीन है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर आंतरिक लोकतंत्र है। भाजपा हाईकमान हर व्यक्ति की बात को सुनता है। कोई बीजेपी का विधायक हो गया तो मैं बहुत बड़ा आदमी नहीं हो गया। अगर मेरे खिलाफ भी कोई कंप्लेंट है, कोई कूट रचना करके ऑडियो प्रेषित किया गया है, तो बीजेपी हाईकमान उसकी जांच करवा रहे हैं और जांच के बाद मेरी राजनीतिक माता भारतीय जनता पार्टी से मुझे न्याय अवश्य मिलेगा, क्योंकि मैंने कोई पाप, अधर्म, व्यभिचार आज तक नहीं किया। मैंने जो बीजेपी हाईकमान ने आदेश किया उस आदेश का पूरा पालन किया। 2 बार विधायक रहा हूँ,
उसके बाद दोनों बार मेयर और सबसे अधिक पार्षद बनाए, जिला पंचायत के अध्यक्ष बनाए, ब्लॉक प्रमुख बनाए और दोनों बार श्री भगत सिंह कोश्यारी जी को और श्री अजय भट्ट जी को हमारी विधानसभा में उत्तर भारत में सबसे अधिक वोटों से जीतने का मौका मिला। हमने रिजल्ट दिया है और भाजपा जो हमारी राजनीतिक माँ है वो कभी अपने बेटे के साथ अन्याय नहीं करेगी। उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। न्यूज इंडिया पर वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला चलता रहेगा।